हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लासरूम फैमिली। साथियों, आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर है। इस वीडियो में हम आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इस टॉपिक से रिलेटिव सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, बुद्धि के सिद्धांत। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। आप सबसे पहले तो बेसिक सी चीज ये जान लीजिए कि हमारी बुद्धि ये रही है हमारी बुद्धि, ठीक है ना। इस बुद्धि में है क्या, इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विचार किया, अपने मत प्रस्तुत किए और निष्कर्ष पर निकले कि बुद्धि चीज क्या है। तो पहले बहुत सारे प्राचीन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शुरू में इस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कुछ हद तक वो सफल रहे, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में सटीक सिद्धांत दिया कि आखिर ये बुद्धि होती क्या है। तो चलिए इन्हीं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के क्या क्या मत हैं इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। मैं बात करूंगा बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के बारे में। ये जो सिद्धांत है इसको हम इंग्लिश में यूनिफैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं। ऐसे मान सकते हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत में, बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक बताया। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक कारक है, इसमें कोई अन्य कारक नहीं है। हम ज्यों-ज्यों बुद्धि को कठिनाई के स्तर पर ले जाते हैं, बुद्धि और अच्छी होती जाती है, उसमें निखार आता जाता है। तो पहले तो हम बेसिक सी चीज जान लें कि इस सिद्धांत के जनक कौन है। तो इस सिद्धांत के जनक हैं फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इन्होंने बताया कि बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है। बुद्धि एक ही कारक है और इसके टुकड़े करना आसान नहीं है। और इसमें मतलब ये बोला गया कि एक ही कारक है, एक ही तत्व है, एक ही खंड है। तो इसके अन्य नाम कैसे पड़े? इन्होंने कहा इस एक ही खंड है, इसके बहुत सारे खंड नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने एक कारक एक खंड सिद्धांत हो गया। एक तत्व सिद्धांत मतलब इसका एक ही तत्व है, इसलिए एक तत्व सिद्धांत हो गया। इसको एक घटक भी बोल सकते हैं और एक इकाई भी बोल सकते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो आप बता दीजिए कि अल्फ्रेड बिने के बिना ये सिद्धांत नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए एक जो है वो बिन ने दिया है। तो एक किसने दिया है? एक दिया है बिने ने। तो एक से आपको ट्रिक याद रखनी है कि भैया एक के बिन कुछ नहीं हो सकता, एक के बिन कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आसानी से याद हो जाएगा एक के बिन क्या होगा। ठीक है, अन्य नाम जानते हैं, इसको खंड भी बोल सकते हैं, इसको तत्व भी बोल सकते हैं, इसको घटक भी बोल सकते हैं, इसको इकाई भी बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, यानी कि सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में जो चर्चा की गई है वो अल्फ्रेड बिने ने की। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है और इसे अल्फ्रेड बिने ने दिया। चलिए, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉनसन। जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। तो सबसे पहली बात कि किसने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है? जॉनसन ने। और इसे क्यों निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जॉनसन का मानना है कि बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण मानव क्रियाओं पर शासन करती है। यह किसी के अधीन नहीं वरन अन्य सभी मानसिक क्रियाएं इसके अधीन रहती हैं। इसलिए इन्होंने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। इन्होंने माना कि यह शक्तिशाली क्रिया है, यह किसी के अधीन नहीं रहती बल्कि मानव के शरीर की समस्त क्रियाएं इसी बुद्धि के अधीन रहती हैं। तो इन्होंने कहा आपने तो एक घटक बोल दिया, इसलिए हम कहते हैं इस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। और इस तरीके से यह सिद्धांत अमान्य हो गया। तो इसे हम कहेंगे कि निरंकुश कौन है। तो इसकी भी ट्रिक बता देते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी। तो चलिए अच्छी शानदार ट्रिक बता देते हैं जो आप कभी ना भूलें। तो मैं बता दूं कि देखिए जॉन का एक सन है, सन मीन्स बेटा है, जो निरंकुश हो गया है, उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। तो आप ऐसे आसानी से इसे सीख सकते हैं कि जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत माना है। चलिए अब बात करते हैं कि अल्फ्रेड बिने का सहयोग किसने किया। इस बुद्धि के बारे में अल्फ्रेड बिने का नाम सर्वप्रथम आता है क्योंकि बुद्धि परीक्षण भी इन्हीं ने किया था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण भी इन्हीं का है। तो सहयोगी इनका सहयोग किसने किया? टर्मन ने किया। तो एक मनोवैज्ञानिक टर्मन है और स्टर्न है। 1911 में इन दोनों की सहायता से अल्फ्रेड बिने ने इस सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो चलिए इसको बार बार देखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, और ताकि आपको और अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। दूसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है जिसका नाम है द्विकारक सिद्धांत। अब एक कारक आ गया था, अभी दो कारक आ गए। दो कारक यानी कि इन्होंने कहा
स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन ने 1904 में ये कहा कि भाई बुद्धि का एक कारक नहीं है, ना ही इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक तत्व है। तो इन्होंने कहा चलिए मैं बताता हूं, ये द्विकारक है, द्वितत्व है, द्विखंड है। तो इन्होंने बोला कि यह द्विकारक, द्वितत्व, द्विखंड है। तो ध्यान से सुनना इस बात को, मेरी को एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं। तो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी आसानी से सीखने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको पियरमैन। तो यहाँ से पियरमैन से आपको देखना है कि जब कोई 2 पैक पी लेता है तो उसको एक इंसान के 2 इंसान दिखाई देने लगते हैं, और 1 पैक और एक्स्ट्रा पिया अगर उसने तो 1 के 3 दिखाई देने लगेंगे। तो आपको याद रखना है कि द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। ये तो आप आसानी से समझ लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इन्होंने 2 कारक कौन से बताए, कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे कौन से 2 कारक होते हैं जिनकी सहायता से हम सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं, और इनका मानना किस हद तक सही है। तो इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में 2 कारक होते हैं, एक होता है जी कारक, एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक जी कारक है और एक एस कारक है। जी कारक, जी का मतलब होता है जनरल, जनरल का मतलब हो जाएगा आपका सामान्य। तो इन्होंने एक सामान्य बुद्धि बताई, एक एस का मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा, यानी कि एक इन्होंने बताया विशिष्ट बुद्धि, एक इन्होंने विशिष्ट बुद्धि बताया। तो इन्होंने कहा कि ये जो बीच में आप डायग्राम देख रहे हैं ये कॉमन है, जी कारक यानी कि जनरल बुद्धि सभी के पास होती है। अब जनरल बुद्धि क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, आप बोलते हैं, आप माँ जी बोलते हैं, आप पिताजी बोलते हैं, आप ये मानसिक क्रियाएं कर रहे हैं। आप खाना खाना एक मानसिक क्रिया है, तो ये तो भैया सब कोई करता है। तो इन्होंने इसको बोला जनरल, यानी कि सामान्य है, और यह जन्मजात होती है, सबके साथ यही होती है। यह बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो याद रखना, जी कारक को इन्होंने, सामान्य बुद्धि को या जी कारक को इन्होंने जन्मजात माना। अब विशिष्ट बुद्धि की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कारक हो सकते हैं। जैसे जी कारक के साथ एक स्पेसिफिक बुद्धि हो सकती है। जैसे कि मैं बोलूं कि लता मंगेशकर के पास, लता जी के पास सिंगिंग की एक स्पेसिफिक बुद्धि थी, सचिन के पास क्रिकेट खेलने की एक स्पेसिफिक बुद्धि थी। तो और यहाँ भी बोल सकते हैं S2 S3 भी ले सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम के पास एक वैज्ञानिक होने की एक स्पेसिफिक पावर थी। तो ऐसे हम कई प्रकार के कारक अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विद्यमान रहते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ये अर्जित हो सकता है, क्योंकि आप सिंगिंग के लिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको अच्छी तरीके से गाने को नहीं गा पाएंगे। तो देखिए स्पीयरमैन ने जो 2 कारक बताए, एक जन्मजात बताया, एक अर्जित बताया, एक सामान्य हो गया, एक विशिष्ट हो गया। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। त्रिकारक सिद्धांत मैंने पहले ही बोला था, स्पीयरमैन ने 2 पैक पिए, पियरमैन ने तो 1 के 2 सिद्धांत दिखाई दिए इन्हें, तो इन्होंने द्विकारक मान लिया। लेकिन इन्होंने एक और पैक लगा लिया एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा लगाने के बाद आप इनको 1 के 3 व्यक्ति दिखाई देने लगे हैं। तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन की देन है। अब जान लेते हैं कि 2 कारक तो इनके स्पष्ट थे, लेकिन तीसरा कारक इन्होंने कौन सा जोड़ दिया है। तो जी कारक और एस कारक तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, लेकिन इन्होंने इन दोनों को जोड़ने के बाद एक सामूहिक तत्व बताया कि इन्होंने कहा कि जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो एक अलग से पावर आ जाती है, एक तीसरा सिद्धांत कार्य करने लगता है। तो जब हम जी और एस को जोड़ेंगे तो एक तीसरा पावर आएगा। तो आपको बता देना है कि जी प्लस एस बराबर तीसरा तत्व जो बताया था वो सामूहिक तत्व बताया था। चलिए अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला सिद्धांत, एक कारक द्विकारक पढ़ने के बाद अगला सिद्धांत होगा आपका बहुकारक सिद्धांत। अब इसके बाद महोदय आए, थॉर्नडाइक महोदय, ये वही है जिन्होंने बिल्ली को परेशान किया हुआ था पिंजरे के अंदर बंद करके। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ये भाई बहुत बिल्लियों पर इन्होंने अत्याचार किया, इनके बारे में सुना होगा। अमेरिका के डाइक महोदय हैं, थॉर्नडाइक महोदय हैं। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि इस बुद्धि में असंख्य इस तरह के कारक होते हैं। 1-2 कारक नहीं बताए इन्होंने बोला कि बुद्धि के अंदर ऐसे असंख्य कारक हो सकते हैं। तो इन्होंने इनके सिद्धांत को जब इन्होंने ये नाम दिया कि बहुकारक, ठीक है, तो इन्होंने इस सिद्धांत का नाम अणुओं की तरह इसमें बहुत सारी संरचनाएं दिखाई, जिसलिए इस सिद्धांत का नाम आणविक सिद्धांत पड़ गया। इस सिद्धांत का नाम आणविक सिद्धांत पड़ गया। लेकिन इसमें आपको बालू के टुकड़े की तरह भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको बालू का सिद्धांत भी कहा जाने लगा। लेकिन इसमें परमाणु जैसे अणु जैसे दिख रहे होंगे, इसलिए इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाने लगा। तो यहाँ हम डी लिख देते हैं जो लिखा नहीं गया। तो यहाँ पर परमाणुवादी सिद्धांत भी इसका कहा गया। तो ये बालू की तरह दिख रहा है, अणु की तरह दिख रहा है, और
बहुत सारे कारक दिख रहे हैं इसमें, तो इसको हम बोल सकते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। इसका नाम आणविक सिद्धांत है, बालू का सिद्धांत है, परमाणुवादी सिद्धांत है। इनका मानना था कि कठिनाई का स्तर बनने से बुद्धि का स्तर भी बढ़ता जाता है। इन्होंने कहा जितनी कठिन चीजें हम बच्चों को देते जाएंगे उतनी उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने बताया, अब इसको सीखने की ट्रिक मैं आसानी से बता दूं कि यहाँ आपको देखना है कि यहाँ इन्होंने डाई लगाई है, इनके बाल आपको सफेद दिख रहे होंगे, तो इन्होंने डाई लगाई है। डाई लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बालू को अणुओं में, बहुत सारी डाई के अणुओं में मिक्स किया, जिससे इनकी डाई की जगह परमाणु बन गया। तो आपको यहाँ से बेसिक सी ट्रिक याद रखना है कि इनके बाल सफेद हो गए थे, इन्हें डाई लगानी थी, इनने बहुत सारे अणुओं को बालू के साथ मिलाया और एक परमाणु बना दिया, जिससे इनके सारे बाल काले हो गए। बस इतना सा आपको याद रखना है ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठी रहे। चलिए अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। इसका नाम है समूह कारक सिद्धांत। अब ये टर्न लेके कहीं जा रहे थे, लेकिन इन्होंने टर्न मारा और कहा कि आपका भी गलत है विनय जी, आपका स्पीयरमैन आपका भी गलत है, और बहुकारक थॉर्नडाइक जी आपका भी गलत है। मैं बताता हूं कि बुद्धि ना तो एक कारक है, ना द्विकारक है, ना तीन कारक है। इन्होंने एक नाम बचा था, उसको भी इन्होंने ले लिया। इन्होंने कहा बुद्धि समूहों में है। समूहों में कैसे? इन्होंने बुद्धि के 7 समूह बताए। एक स्मरण शक्ति होती है, एक नंबर एबिलिटी होती है, एक रीजनिंग एबिलिटी होती है, वस्तुओं को देखने की एक क्षमता होती है, वस्तु प्रेक्षण। तो इन्होंने इस तरीके से अपनी बुद्धि में 7 योग्यताएं बताई। तो 7 योग्यताएं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। एम से हो गया आपका मेमोरी पावर, हर किसी इंसान के पास होता है। एक हो गया आपका एन यानी नंबर, जैसे गणित वाले व्यक्ति को नंबर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। एक किसी के पास होता है तर्क लगाने की शक्ति, तो उसके पास तार्किक बुद्धि हो सकती है। एक इन्होंने बोला कि वस्तु प्रेक्षण योग्यता, इसमें इन्होंने कहा कि भाई जैसे ज्यामिति पढ़ रहे हैं आप, ये चौकोर चीज देख रहे हैं कोई आपको, तो आप कोई भी व्यक्ति एक घर को देखता है तो बता देता है 40 बाई 30 का होगा। तो मतलब वस्तुओं को देखकर उसकी साइज बताना, उनकी चीजों के बारे में तुरंत देख के उनके बारे में नॉलेज हासिल करना, तो ये वस्तु प्रेक्षण योग्यता किसी इंसान के अंदर विद्यमान हो सकती है। एक इन्होंने शाब्दिक योग्यता बताई, एक कि शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, लेखक वगैरह जैसे होते हैं। एक इन्होंने बौक योग्यता बताई, यानी कि वक्ता बताया कि एक बोलने की योग्यता किसी के अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। एक इन्होंने बताया प्रत्यक्षणात्मक। प्रत्यक्षणात्मक का मतलब है कि वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है। कोई भी इंसान के अंदर अगर ये बुद्धि है तो वस्तुओं को शीघ्र पहचान लेता है, तो ये वस्तु प्रेक्षण योग्यता होगी। तो इतना आप जान गए होंगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है इसमें। चीज क्या याद रखनी है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। एक किताब इन्होंने दी थी जिसका नाम है PMA। इन्होंने 1938 में एक किताब दी थी, 1938 में। इस किताब का नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। आप नोट कर लीजिएगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इस किताब में इन्होंने 13 तत्व बताए थे, लेकिन 13 तत्वों में से सिर्फ 7 मान्य किए गए हैं, जो वर्तमान में मैंने आपको बताए हुए हैं कि 7 तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहां से आप याद रख लेंगे तो ये सूत्र आपके काम आएगा। MNRS और BIP, IP याद रख लेना, VIP, लेकिन VI की जगह 2 I कर देना, एक I ये होगी AI। तो वर्बल, और W से आपका समझ ही गए होंगे, W से कौन सा होगा, वर्ड फ्लुएंसी हो जाएगा। वर्ड फ्लुएंसी यानी वाक्य योग्यता है, ये आपका चौथे नंबर का। और V से वर्बल मतलब शाब्दिक समझ जाएंगे। S से मतलब S से आप शार्पर स्पेशल एबिलिटी यानी वस्तु प्रेक्षण एबिलिटी भी होती है। R से रीजनिंग होता है, N से नंबर होता है, M से मेमोरी होता है। तो इन्होंने 13 बताई थी। इस PMA में इन्होंने एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक एक किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी 1938 में। इसमें इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था, लेकिन इनके सहयोगी के बारे में भी जानना जरूरी है। इन्होंने केवल अकेले ये सिद्धांत नहीं दिया, इनका सहयोग किया इनके मित्र कैली ने। और कैली ने एक किताब लिखी थी, आप सुन रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन। आप पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। इन्होंने इस किताब में 9 तत्व बताए थे। मैं थोड़ा डिटेल में जाके बता देता हूं। इन्होंने 9 तत्व बताए थे, लेकिन इन दोनों ने फिर बाद में सामंजस्य किया और केवल 7 तत्व इनके मान्य हुए हैं। तो ये था आपके समूह कारक सिद्धांत। इसी को संघ सत्तात्मक सिद्धांत भी बोलेंगे। तो आप याद रखना, ये 7 राज्यों का समूह है और इसको संघ बना दिया जाएगा। हम आपको बेसिक सी ट्रिक बता रहे हैं कि इसको क्या बना दिया, 7 राज्यों को मिला के हमने एक संघ बना दिया। तो समूह कारक और संघ सत्तात्मक या समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया है। तो टर्न मारिए, आप समूह में जाइए, आप टर्न अकेले मत जाइए, टर्न मारिए तो आपको याद आ जाएगा समूह कारक किसने दिया। टर्न मार के संघ में जाना है तो समूह में जाइए। तो इनका सहयोग किसने किया, कैली ने किया। चलिए अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। आप इस सिद्धांत को गौर से देखिए। इस सिद्धांत को देखने के बाद इतने सारे आयाम दिख रहे हैं, इसको 3D सिद्धांत भी बोला गया। इस सिद्धांत का नाम 3D सिद्धांत भी पड़ गया। अब इस सिद्धांत को देखकर आपको इनका गाल फोड़ने का मन होगा, इसलिए गिलफोर्ड नाम पड़ गया। ये सोवियत संघ रूस के मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने एक 3D संरचना दी। इन्होंने कहा कि हर मनुष्य के अंदर 3 तत्व होते हैं। अब वो 3 तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर 3 तत्व होते हैं। एक कंटेंट्स यहाँ लिखा हुआ है। कंटेंट्स को अगर हम हिंदी में लिख दें तो विषय वस्तु, विषय वस्तु, इसे हम बोल सकते हैं विषय वस्तु। दूसरा इन्होंने बोला, दूसरा तत्व बोला इन्होंने संक्रिया। दूसरा तत्व संक्रिया बोला, संक्रिया। तीसरा तत्व बोला इन्होंने उत्पाद, उत्पाद। तो ध्यान से देखिए, एक इन्होंने विषय वस्तु बोला जहां यहां मैंने कंटेंट्स लिखा है, और एक को उन्होंने संक्रिया बोला जिसे हम ऑपरेशन बोल सकते हैं, संक्रिया यानी ऑपरेशन करना, ठीक है। एक को बोला उन्होंने उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 3 चीजें बताई। इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट्स जाता है, चाहे वो शब्द के रूप में जाए, चाहे वो सिंबॉलिक रूप में जाए, चाहे सेमेटिक रूप में जाए, किसी भी रूप में उसके अंदर कंटेंट जाएगा। उसका ऑपरेशन होगा यानी वो क्रियाएं करेगी। जब वो कंटेंट्स जाएगा तो दिमाग में उसकी क्रिया होगी और फिर रात में कोई ना कोई उसका उत्पाद निकलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने, आपसे पूछा जाए कितने तत्व दिए हैं तो केवल 3 तत्व दिए हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। अब 3 तत्वों के बीच में जब इन्होंने सिद्धांत दिया था 1967 में, 1967 में सिद्धांत दिया था। उस समय जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंटेंट्स कितने थे आपके? 4 थे। कंटेंट्स आपके 4 थे और इसके अलावा आपके ऑपरेशन कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऑपरेशन 4, 5 थे। ऑपरेशन तो 5 का मल्टीप्लाई किया और 6 आपके यहाँ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ 6 प्रोडक्ट। तो शुरुआत में जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। तो जब इन्होंने अपना मूल सिद्धांत दिया था तब इन्होंने 120 कारक बताए थे, इसमें ये याद रख लेना है। लेकिन इन्होंने 2 संशोधन भी इसमें किए हैं और दोनों संशोधन 1977 में हुए हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1977 में इन्होंने 2 संशोधन किए। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पहला संशोधन किया तो उस पहले संशोधन के अंतर्गत इन्होंने स्मृति आलेख संक्रिया में, यहाँ पर आपको देखो संक्रियाएं ऑपरेशन दिख रही हो, तो इसमें एक चीज और जोड़ दी। इसमें जोड़ दिया इन्होंने 5 की जगह 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या जोड़ दिया कि स्मृति जोड़ दिया। यहाँ पर मेमोरी बाद में जोड़ा गया है, हाँ स्मृति जोड़ दिया। और इस तरीके से इन्होंने 4 आप गुणा कर सकते हैं। पहले का मैंने बता दिया 120 थे, फिर इन्होंने जोड़ दिया तो 5 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे संशोधन में 1977 में इन्होंने 150 कारक बताए। तीसरा संशोधन पुनः इन्होंने 1977 में किया और इन्होंने क्या किया कि एक और चीज जोड़ दी, जिससे ये क्या हो गई, 6, 5, 6 हो गया। ये 6, 5, 6 हो गया, 6 हो गया। और इस तरह ये बन गया 100, अब 6, 5, 6 का करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ज्यादा चीजें दिमाग नहीं लगाना, क्या हटाया क्या जुड़ा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1977 में कितने संशोधन हुए थे? 2 हुए थे। तो एक समय 150 कारक हो गए थे और जब उन्होंने तीसरा संशोधन किया तो उस समय 180 कारक हो गए थे। यानी कि अंतिम सिद्धांत में उनके में 180 कारक बताए हैं, लेकिन मूल सिद्धांत की बात करेगा तो मूल सिद्धांत में 120 कारक थे। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको सिंपल सी इतनी चीजें रखनी है। इन महोदय का नाम गिलफोर्ड है जिन्होंने इतना आपको परेशान किया, तो आप गाल फोड़ते रहना। हो सकता है आपके सामने ना आए तो खुद का फोड़ सकते हैं। चलिए अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत शानदार है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत को गार्डनर ने दिया है। तो आप ये हार्वर्ड गार्डनर है, हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर महोदय को आप देख रहे होंगे, इन्होंने दिया बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने कहा समूह में नहीं होती बुद्धि, बुद्धि बहुत सारी होती हैं। तो इन्होंने बहुत सारी बुद्धियों के बारे में बताया। तो देखिए मैं कहा कि यहाँ बहु आ रही है, यहाँ लगा है बहुबुद्धि। बहु आई, उसने बुद्धि लगाई। जब कोई किसी घर में नई नवेली बहू आती है और अगर वो बुद्धि लगाएगी तो उसके साथ एक गार्ड लगा दिया जाता है। उसके साथ गार्ड कौन लग जाता है? उसकी ननद। तो आपको ऐसे याद रखना है, गार्ड के रूप में काम कौन करेगा? बहू आएगी, अगर अपनी बुद्धि लगाएगी तो सासू माँ उसके साथ ननद के रूप में एक गार्ड लगा देंगे। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत में मैंने यहाँ पर 7 लिखी हुई हैं, 7 बुद्धियों के बारे में बताया है। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये कह सकते हैं कि तार्किक, गणितीय, रीजनिंग, इनका समूह, इनका जो सिद्धांत है वो थ्रिफ्टन से मिलता जुलता है। थ्रिफ्टन अभी मैंने पढ़ाया था, समूह कारक सिद्धांत दिया था थ्रिफ्टन ने। तो इन्होंने तार्किक बुद्धि बताई या गणितीय बुद्धि बताई, एक सांगीतिक बुद्धि बताई संगीत के लिए, इन्होंने अंताव्यक्तिक बताई, और एक अंताव्यक्तिक, एक अंतराव्यक्तिक बताई, एक देहक इंद्रिय जनित बताई, और एक स्थानिक बुद्धि बताई। अब आप जान रहे होंगे इन तीनों के बारे में, तो आप आराम से समझ गए होंगे कि ये तीन कौन सी हैं, भाषाई कौन सी है और तार्किक कौन सी है, संगीत बुद्धि कौन सी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये अंतर और अंतराव्यक्तिक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि अंतर्व्यक्तिक कौन सी बुद्धि है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है कि दूसरों के मनोभावों को पहचानना, दूसरे की बुद्धि को पहचानना, यहां मैं लिख दूं दूसरे की बुद्धि को पहचानना अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का लिए, लेकिन स्वयं की बुद्धि को पहचानना अंतर्व्यक्तिक है। तो यहाँ पर आप स्वयं की बुद्धि को पहचानना अंतर्व्यक्तिक है, दूसरे के बारे में पता लगाना, या यूं कह सकते हैं दूसरे के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव व अभिप्रेरकों को जानना, उनके अनुरूप अनुक्रिया करना, ये अंतर्व्यक्तिक है। कि मतलब किसी दूसरे की नकल करना अंतर्व्यक्तिक है। अंता मतलब होता है स्वयं, स्वयं के द्वारा अपनी खोजें करना, स्वयं के बारे में अपना पता लगाना, उसको क्या कहेंगे, अंतराव्यक्तिक कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। लेकिन आपको ये देहक मतलब शारीरिक बुद्धि होती है, जैसे योग वगैरह करते हैं ना, तो इस तरीके से जो बुद्धि होती है वो आपकी देहक बुद्धि के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, तो आप जान रहे होंगे कि आप स्थानिक बुद्धि क्या है। तो स्थानिक बुद्धि के बारे में आप ना जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बता दूंगा आपको कि इन्होंने एक संशोधन किया था, और संशोधन किया 1998 में। 1998 में एक संशोधन किया, 1998 में एक संशोधन किया, और यहाँ पर उन्होंने 8वीं बुद्धि यहाँ पर जोड़ दी। ये याद रखना है आपको, 8वीं बुद्धि यहाँ पर 1998 में 8वीं बुद्धि यानी प्राकृतिक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा है इन्होंने। एक बोला प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, और इन्होंने एक संशोधन 2000 में किया, सन 2000 में एक संशोधन और किया, और 9वीं बुद्धि जोड़ दी। 9वीं बुद्धि कौन सी होनी चाहिए, 9वीं बुद्धि कौन सी होगी, तो 9वीं बुद्धि के बारे में आप कमेंट करेंगे या मैं ही बता दूं, ये तो हम बाद में आप कमेंट कीजिएगा कि अगर आप इतना सा होमवर्क करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप कितना जानते हैं, तो मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। मैं इसके बारे में आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं अगली क्लास में इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने 2000 में भी एक संशोधन किया था और 9वीं बुद्धि यहाँ पर जोड़ी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में। तो नेक्स्ट सिद्धांत है, अच्छा, तो कई लोग कमेंट करेंगे कि सर स्थानिक बुद्धि के बारे में, तो मैं यही बता देता हूं कि जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार होता है यानी प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होती है, प्रत्यक्षीकरण करने की, वस्तु प्रेक्षण जो बताया था ना मैंने, वहां मैंने बोला था ना थ्रिफ्टन से मिलता जुलता है, तो प्रत्यक्षीकरण की जिनके अंदर अच्छी शक्ति होती है, दूसरों की सूक्ष्म प्रत्यक्षीकरण करना की क्षमता होती है, उसे स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि 1998 में मैंने बोला 8वां प्रकार बताया जिसका नाम था प्रकृतिवादी बुद्धि। लेकिन 2000 में उन्होंने कौन सी बुद्धि बताई, ये भी मैं बता ही देता हूं, अस्तित्ववादी बुद्धि। चलिए, तो ये इस प्रकार से बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कंप्लीट हो गया। अब अन्य प्रमुख सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसके नाम केवल जानना आपको जरूरी है। अब आएगा पदानुक्रमक क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपको याद रखना बर्ट एवं बर्नन ने। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर है क्रमिक महत्व का सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया, तो यहाँ आएगा पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको यहाँ से क्रम शब्द ले लेना है कि जिसमें भी क्रम शब्द लगेगा वो बर्ट और बर्नन होंगे। देखिए बा और बा दोनों, बा 3 बा दिख रहे हैं क्रम से, तो आप याद रख लेना, ना भी क्रम से दिख रहे हैं, तो बर्ट और बर्नन इन्होंने दिए। तो आप इस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट व बर्नन ने दिया। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल व हॉर्न ने दिया। तो आप देखिए तरल मतलब चाय होती है,
चाय के बारे में तो आप जानते हैं, चाय कैसी होती है, तरल। तो चाय किस में ले जाएंगे आप, केटली में ले जाएंगे। और जब केटली में चाय रखे होंगे तो आप किसी बाइक से जाएंगे तो हॉर्न बजाते हुए जाएंगे। तो ऐसे याद रख लेना कि तरल ठोस बुद्धि किसने दिया। तो जो तरल बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। वो कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो तरल बुद्धि है वो जन्मजात है और उसको हम अर्जित बुद्धि कहते हैं, उसको ठोस बनाते हैं। इस प्रकार उन्होंने कैटल व हॉर्न ने तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। लेकिन 10वें सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, तो यहाँ याद रखना है B.S. ब्लूम ने दिया। तो आश्चर्य है कि B.S. ब्लूम ने इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया। कितना आश्चर्य लग रहा है कि B.S. ब्लूम इतना सिद्धांत दे सकते हैं। तो चलिए, आश्चर्यजनक जो सिद्धांत है वो B.S. ब्लूम ने दिया, बल्कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है इसमें, ठीक है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत भी दिया, जिसका केवल नाम पूछ लिया जाता है। ये वही जॉनसन है। जब इन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया तो इन्होंने एक कारक सिद्धांत की आलोचना की थी, उसको निरंकुशवादी सिद्धांत बताया था। इसके बारे में तो आप जानते हैं। तो इन्हें कुछ नहीं आया तो इन्होंने कहा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड कुछ इसी तरह मिलता जुलता है तरल व ठोस से, ठीक है। तो आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में जान गए होंगे, ये जॉनसन ने दिया है, ठीक है। तो आप जॉनसन ने कुछ नहीं आया तो अपने बच्चे को फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में पहुंचा दिया। आप ऐसे भी सीख सकते हैं, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जॉनसन ने अपने बेटे को पहुंचा दिया, क्योंकि वो निरंकुश था। तो निरंकुशवादी सिद्धांत भी जॉनसन ने दिया था और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड बुद्धि का सिद्धांत भी निरंकुश जॉनसन ने दिया है। अन्य सिद्धांत है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल है। देखिए, कैरोल, जॉन बी कैरोल इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम है जॉन बी कैरोल, और जॉन बी कैरोल ने त्रिस्तरीय मॉडल दिया। तो देखिए 3 स्तर दिए हैं। इनका रोल सिर्फ इतना है कि इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना क्या रोल है आपका, कि आप त्रिस्तरीय मॉडल देंगे। बस इतना सा बुद्धि में आपका रोल है कि आप त्रिस्तरीय मॉडल देंगे। तो यहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। 13वां सिद्धांत है शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत। तो शक्ति किसकी है, रीढ़ की हड्डी की है। तो यहाँ से याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी में कितनी शक्ति है, तो शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत रीढ़ ने दिया। अब एक और सिद्धांत आ गया त्रिचापीय सिद्धांत। तो ये रॉबर्ट व स्टर्नबर्ग ने दिया। किसने दिया, रॉबर्ट और स्टर्नबर्ग ने दिया चाप का सिद्धांत। तो देखो वर्ग जब आप बनाते हैं कुछ इस तरीके से वर्ग बनाते हैं तो इसमें चाप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ऐसे लगा के ऐसे चाप लगाते हैं। तो वर्ग टैन लगा के आप वर्ग कर दीजिए। बर्ट और स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय सिद्धांत दिया। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। पितिदर्श सिद्धांत या न्यायदर्श सिद्धांत या वर्ग घटक सिद्धांत एक ही सिद्धांत के नाम है और इनका नाम है थॉमसन। एक थे आप जॉनसन, एक जॉनसन पढ़ रहे थे, लेकिन ये जे थॉमसन है। ये थॉमसन है, ये थॉम का सन है। और थॉम का सन क्या कहता है, न्याय नहीं करने दे रहा है। जॉन का सन पढ़ नहीं रहा था, निरंकुश था। ये थॉम का जो सन है वो न्याय नहीं होने दे रहा है। प्रतिदर्श है, दूसरों के दर्शन करता है। तो ये तो प्रति व्यक्ति के दर्शन करता है, न्याय नहीं करने देता। और वर्ग घटक है, तो ऐसे याद रख लेना प्रतिदर्श, न्यायदर्श या वर्ग सिद्धांत जे थॉमसन ने दिया। देखिए जॉनसन और थॉमसन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि थॉमसन है या जॉनसन है, ठीक है। का और खा का सिद्धांत हैव ने दिया। तो एक ही वीडियो में मैंने सारे सिद्धांत कंप्लीट कर दिए। जितने भी सिद्धांत थे आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा और आपके दिमाग में पूरे के पूरे सिद्धांत छप जाएंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। चलिए लास्ट में एक और चर्चा कर देते हैं। हमारा एक एमपी टेट का ऑनलाइन, सिर्फ एमपी टेट के लिए हमने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है एमपी टेट ग्रेड 3। इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे और लाइव क्लासेस मिलेंगे। ये सिर्फ अभी ऑफर पे है, जिसको आप 299 रुपये में खरीद सकते हैं। 300 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम कवर पूरा एग्जाम तक, वर्ग 3 के एग्जाम तक आपको बिल्कुल परिपक्व बना दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर दिए हैं, ऐसे मैं पूरे सब्जेक्ट के वहाँ पर वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा। मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी आपको, मैथमेटिक्स से लेकर संस्कृत से लेकर हर चीज़ की, और उसको पीडीएफ भी वहीं हमारे ऐप पर मिल जाएगी। अगर आप इस बैच में बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी और गणित, संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इसके लिए इसमें जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत जुड़िए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 9752870685। तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए 85, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट मैसेज कर लीजिए। हमारा अभी 2 दिन के लिए आपका 300 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। तो जय हिंद साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये वीडियो पसंद आए, और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पर और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।